तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई 2026 की दृष्टि से एवं अन्य आपकी जैसे एग्जाम एमपी जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक, हॉस्टल वार्डन, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है हिंदी भाषा की मैराथन नंबर 3, जिसमें आज हम हिंदी के वोकैब को कवर करने वाले हैं। वोकैब यानी कि शब्दावली, जिसमें आपका शुद्ध अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पर्यायवाची हो जाएंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो जाएंगी। तो यही एक पोर्शन आपका रह गया था वोकैब वाला, जिसको हम इस मैराथन में कवर करके पूरी हिंदी कंप्लीट कर लेंगे और पूरी हिंदी के इस तरह से आपको 500 प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। 2 मैराथन ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 350 प्रश्न करा चुके हैं। अब ये 150 प्रश्न हो जाएंगे तो आपके 500 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी मैराथन टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। जैसा कि आप लोग पता है, एडमिट कार्ड भैया आ चुके हैं एमपीएसआई के और आपको बहुत सारे प्रश्न हम दे चुके हैं। 500 प्रश्न सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के दे चुके हैं, 450 प्रश्न कंप्यूटर के दे चुके हैं। ये 500 प्रश्न आपके हिंदी भाषा के हो जाएंगे। लगभग 200 से 250 प्रश्न आपको हम इंग्लिश के दे चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। इसके पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है वो भी आपको अभी आगे बता देंगे। जो लोग नोट्स लेते हैं उनको पीडीएफ दी जाती है ना, तो कैसे नोट्स ले सकेंगे वो भी आपको आगे बताएंगे। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जो है आपका शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी से हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। एमसीक्यू मिलेंगे पूरे, मतलब कि 4 ऑप्शन वाले, ठीक है। तो सीधे आंसर की ओर चलेंगे अपन, क्योंकि 150 प्रश्न करने हैं, बहुत टाइम लग जाएगा चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो। इसमें अंतर्धान जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अंतर्धान को धा के ऊपर उड़ंकू वाला रा लगाते हैं और ना लगा देते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं ना, ग्रीन कर लो। चलो चलो अगला है सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जा जल विमान, इस तरह से लिखते हैं। जा जल विमान को इस तरह से लिखा जाता है। 2 नंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 3, उच्च उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल को कैसे लिखा जाता है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो चलिए देख लेते हैं उच्च श्रृंखल की शुद्ध वर्तनी क्या है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस तरह से उच्च श्रृंखल को लिखा जाएगा। जो छतरी वाला छा होता है उसके नीचे आपको इस तरह से श्रृंगार वाला सराका नीचे जो लगा होता है ना, री ऋषि वाला, वो री ऋषि यहाँ पर नीचे लगाना पड़ता है। आधा चा रहता है, ध्यान रखना। तो छा में आधा चा वो ऋषि रहता है, ये ध्यान रखना है। इसमें आधा चा जुड़ा रहता है। इस तरह से उच्च श्रृंखल लिखा जाता है, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन भी आपको दिखेंगे, लेकिन ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। केवल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें, इसीलिए 4 ऑप्शन वाला लेकर के आए हैं। जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछा गया है हूबहू वही प्रश्न कॉपी करके ले आए हैं। जैसा कि आपके एग्जाम एमपीएसआई में से पहले पूछा गया, ग्रुप 4 में अभी जो 2025 में एग्जाम हुआ है ग्रुप 4, उसमें पूछा गया है ना। तो पूछे हुए प्रश्न ये सारे एपटेक के। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप लोग पता है एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी आबकारी में अपने सुपर नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले थे। इसी तरह से एमपीएसआई में भी इन सुपर नोट्स से आपको आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सुपर नोट्स अभी तक आपको 199 रुपये में दिए जा रहे थे अभी 2 दिन पहले तक, लेकिन अब इनकी प्राइस कम कर दी क्योंकि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं। मात्र 159 रुपये में आपको ये कंप्लीट सुपर नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ में सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिलेंगे। साथ ही साथ में जो अभी हमने जितनी भी मैराथन करा रखी हैं, जैसे कि 500 प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र की, 450 प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी कंप्यूटर की, और ये 500 प्रश्न आपको पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे हिंदी के, ठीक है। इसके अलावा लगभग 200 प्रश्न हमने इंग्लिश के करा रखे हैं, वो आपको मिल जाएंगे। साइंस की इसकी जो है 150 प्रश्नों की डाल दी है, वो आपको मिल जाएंगे ना। तो ये सारी पीडीएफ आपको इसी नोट्स के साथ में मिल जाएंगी। अब ये नोट्स प्राप्त कैसे करने हैं, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 159 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको एमपीएसआई के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जो लोग नोट्स लेते हैं उनको साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिलती है। एक बार भैया देख लिया करो, बीच में आपको लिंक दी रहती है, लिखा रहता है व्हाट्सएप छपा रहता है, उस पर क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो जो लोग नोट्स लेते हैं केवल उनको ही वो लिंक प्रोवाइड कराई जाती है नोट्स के साथ में ही। तो इस तरह से आपका जो है
बढ़िया से ये लास्ट टाइम पर बढ़िया तैयारी हो जाएगी, सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे बेहतरीन तरीके से। आराम से इसको रिवाइज करते रहिए। एक घंटे मान लीजिए कि आप दो दो सब्जेक्ट अगर एक घंटे में पढ़ ले रहे हैं तो आराम से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना, बढ़िया से। और एकदम ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके एप्टेक कंपनी के द्वारा पूछे गए ही प्रश्न हैं। यही प्रश्न आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे आपके MPSI के एग्जाम में मेरे भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है शुद्ध शब्द छाटिए। इसमें आपको मुमूर्षु शब्द का शुद्ध शब्द बताना होगा कि मुमूर्षु की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से हम मुमूर्षु लिखते हैं। पहले माँ के नीचे छोटे ऊ की मात्रा रहती है, दूसरे माँ के नीचे बड़े ऊ की मात्रा रहती है, सा के नीचे छोटे ऊ की मात्रा रहती है और ऊपर उड़ंकू वाला रा रहता है। तो ये बिल्कुल सही वर्तनी हो जाएगी, ध्यान रखना है आपको, है ना। अगला, किस शब्द की वर्तनी एकदम शुद्ध है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सन्यासी में अंक की मात्रा ऊपर लगी रहती है, इस तरह से सन्यासी लिखा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी आपको छांटना है, कौन सी वर्तनी गलत है। ध्यान रखना, गलत पूछा जा रहा है ना। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समुज्ज्वल जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से समुज्ज्वल लिखा जाता है। आप उज्ज्वल लिख करके देखिए, इस तरह से लिखते हैं ना, आधा रा आधा जा में मिला रहता है ना, इस तरह से उज्ज्वल लिखा जाता है। तो यहाँ पर समुज्ज्वल भी इसी तरह से लिखा जाएगा। देखो जो उज्ज्वल है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 2 आधा जा होता है इसमें, है ना, एक आधा जा एक और आधा जा। इसी तरह से जो समुज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी होती है वो ये होती है, ठीक है। ये एकदम शुद्ध लिखा है और अशुद्ध ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है अशुद्ध हो जाएगा और अशुद्ध ही आपसे पूछी है। प्रज्वलित बिल्कुल सही लिखा है, समुज्ज्वल बिल्कुल सही लिखा है, उज्ज्वल भी बिल्कुल सही लिखा है। आगे बढ़िए, जिजीविषा की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो जिजीविषा की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छोटे मतलब कि जो पहले वाला जा होता है उस पर छोटे ई की मात्रा रहती है, दूसरे वाले जा पर बड़ी ई की मात्रा रहती है, फिर वा पर छोटी की मात्रा, फिर षटकोण वाला सा और आ का डंडा। इस तरह से जिजीविषा लिखा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको हिरण्यकश्यप का जो है शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हिरण्यकशिपु इस तरह से लिखा जाता है, कश्यप नहीं होता है, या जो है बीच में नहीं आता, ध्यान रखना, या बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। और हिरण्यकशिपु नहीं होता है। सही वर्तनी क्या हो जाएगी आपकी, हिरण्यकशिपु, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही होगी, छोटे ऊ की मात्रा रहती है। आगे बढ़िए, ज्योत्सना। ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रखा है। इसमें आधा ता रहता है और आधा ही सा रहता है, ठीक है। बहुत बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, सा पूरा कर देते हैं, ध्यान रखना, सा आधा ही रहता है, आधा ता आधा सा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे नंबर 10, अशुद्ध वर्तनी वाला पहचानना है, कौन सा अशुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अशुद्ध लिखा हुआ है। ये अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, अहल्या, ठीक है। तो अहिल्या नहीं होता है ना, ये ध्यान रखना, यही आपकी अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सा इसमें से शुद्ध है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आनुषंगिक होता है, ध्यान रखना, इसमें आ की मात्रा नहीं लगी रहती है। आनुषंगिक, छोटा ही सा रहता है, षटकोण वाला जो है इसमें आ की मात्रा नहीं रहती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। बड़ा आ से स्टार्ट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी होता है, ठीक है। छोटी की मात्रा नहीं रहती है, अंक की बिंदी नहीं रहती है, ई नहीं लगा रहता है, यानी बिल्कुल सही होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ये सारे प्रश्न फिर से बता दें, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, यही प्रश्न बार बार रिपीट होकर के आपके एग्जाम में आते हैं। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, इतना करके चले जाना बस, ठीक है। और इससे पहले हमने रस छंद अलंकार वाला वो पूरा करा दिया आपको 150 प्रश्न, बाकी बचे हुए क्रिया काल इन सबको हमने करा दिया है 200 प्रश्नों में, है ना। तो आपका एकदम कंप्लीट हो गया बस हिंदी, ठीक है। अब इसकी पीडीएफ कैसे देंगे। आज सुबह जो हमने कल क्लास कराई थी, कल हमने हिंदी क्लास कराई थी ना, कल हिंदी की शाम को क्लास कराई थी, उसकी पीडीएफ और ये पीडीएफ और पहले वाली पीडीएफ तीनों को मिला करके 500 प्रश्नों की कंप्लीट पीडीएफ डाल देंगे अभी ग्रुप में, ठीक है। तो वो वाली पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, इसीलिए कल वाले हिंदी की पीडीएफ अभी डली नहीं है ग्रुप में, है ना, अभी डाल देंगे रात में। चलो भैया, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो धोबिन इसमें बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना, इसका जो धोबी का स्त्रीलिंग जो होता है वो धोबिन होता है, धोबिनी नहीं होता है, धोबनी नहीं होता है, धोबिनी नहीं होता है, धोबिन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, अगला है भागीरथी का शुद्ध रूप। भागीरथी का शुद्ध रूप ये गलत लिखा हुआ है ना, इसका शुद्ध रूप पूछा गया है। तो शुद्ध रूप होता है भागीरथी, ठीक है। क्या होता है, भागीरथी, भागीरथी, ये इसका बिल्कुल शुद्ध होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला, शुद्ध शब्द पहचानिए, कौन सा इसमें से शुद्ध है। तो विरहिणी जो है, विरहिणी शुद्ध है। देखो अभी किसी ने पैसे भेजे हैं ना, तो अब जब क्लास के दौरान अगर पैसे कोई भेजता है तो थोड़ा सा उसको वेट करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जैसे क्लास खत्म होगी उसके बाद हम पीडीएफ भेजेंगे, तो एकदम घबराना नहीं है कि पैसे भेज दिए सर, अरे भैया अभी नोट्स नहीं आए हैं। जैसे ही आपका मैसेज सीन होता है, सीन होने के 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सबको नोट्स भेजते हैं जो पेमेंट करते हैं। अगला,
ये भागीरथी हो गया। अगला शुद्ध शब्द पहचानिए, बताइए इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो ये आपका विरहणी जो है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। वा पे छोटी की मात्रा रहती है, रा रहता है, हा पे छोटी की मात्रा और जो अड़ा होता है इस पर बड़ी की मात्रा रहती है। ये आपका सही लिखा है। अब इसमें आपको अशुद्ध पहचानना है कि अशुद्ध कौन सा है। तो जो प्रफुल्लित लिखा है, ये फा जो है प्रफुल्लित, ये गलत है। इसमें फा में छोटे ऊ की मात्रा रहती है, ठीक है। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। कवियत्री बहुत पूछा जाता है ना, इसको स्टार मार्क कर लो कवियत्री वाले को, है ना, ये बहुत पूछते हैं। द्वारका भी सही है, प्रफुल्ल भी सही है, लेकिन प्रफुल्लित गलत है। अगला शुद्ध शब्द कौन सा है? क्लेश, कलेश, क्लैश या फिर क्लेश। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आधा का वाला जो क्लेश है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा भैया? तो ये श्रृंगार, ये जो है ये बिल्कुल सही लिखा है। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में इसको सही लगा कर आते हैं, नहीं गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सरा रहता है वो भी आधा रहता है, और जो ऋषि वाला होता है वो ऋषि एकदम नीचे लगा रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कुमुदनी को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन बी सही है, छोटे ऊ की डबल मात्रा रहती है। का के नीचे भी छोटू की मात्रा, माँ के नीचे भी छोटू की मात्रा, दा में छोटी और ना में बड़ी, ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा है, कुमुदिनी। आगे बढ़िए। अशुद्ध शब्द पहचानना है, कौन सा इसमें से अशुद्ध है। तो इसमें जो अशुद्ध लिखा है वो ऑप्शन नंबर सी, उत्कर्षता, ये जो है ये अशुद्ध लिखा हुआ है ना, यही अशुद्ध है। बाकी कोमलांगी सही है, सम्मिश्रण भी सही लिखा है, अनुग्रहित भी सही लिखा है। अगला अधोगति का शुद्ध रूप क्या होगा? तो अधोगति का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है अधोगति, ता में छोटी की मात्रा रहती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। शुद्ध शब्द पहचानिए भैया, शुद्ध इसमें से कौन सा है? कैलाश को कैसे लिखेंगे? तो इसमें कई बार कन्फ्यूजन रहता है लोगों में, ये इंपॉर्टेंट है। अलग अलग पीएससी अलग मानता है और ईएसबी अलग मानता है। तो जो ईएसबी मानता है वो हम बता दें आपको, ईएसबी बी को मानता है कि कैलाश ऐसे लिखा जाता है। क्यों? ये वाला जो कैलाश है ना, ये इस तरह से आपको संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है ना, और इस तरह से अपन ने बोलचाल की भाषा में कर लिया है कैलाश। आपने ज़्यादातर जो देखा होगा वो ये वाला देखा होगा, तो जल्दबाजी में यही लगा करके लोग आ जाते हैं। लेकिन अगर ये भी दिया हो और ये भी दिया हो तो ऐसी स्थिति में आपको ये लगाना है, अगर आप ईएसबी का एग्जाम दे रहे हैं एपटेक कंपनी का, ठीक है। बाकी जो वो लोग हैं एमपीपीएससी वाले वो इसको ही मानते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए अलग से इसको लिख भी लिया है। व्याकरणिक दृष्टि से कैलाश ये वाला जो है वो बिल्कुल शुद्ध माना जाता है, क्योंकि संस्कृत में ऐसा ही लिखा मिलता है। आगे बढ़िए। सही वर्तनी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तदुपरांत कैसे लिखते हैं? दा के नीचे छोटे ऊ की मात्रा रहती है, तो तदुपरांत इस तरह से लिखा जाता है। अगला शुद्ध शब्द पहचानिए, तो अछोहिणी जो है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी इस तरह से अछोहिणी नहीं लिखते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अछोहिणी को इस तरह से लिखा जाता है। अब इसमें से आपको अशुद्ध पहचानना है कि अशुद्ध कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो निस्वार्थ है ये गलत लिखा हुआ है। निस्वार्थ का शुद्ध कैसे होता है? निस्वार्थ लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आप सोचोगे कि सर इसका संधि विच्छेद कर दिया क्या? संधि विच्छेद नहीं किया है। जब भी निस्वार्थ लिखा हुआ मिल जाएगा तो आपको इसी तरह से पकड़ना है, इसी तरह का निस्वार्थ बिल्कुल सही होता है, ये वाला गलत होता है। बाकी गरिष्ठ भी बिल्कुल सही है, अंजलि भी बिल्कुल सही है, द्रष्टव्य भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए 25 प्रश्न आपके शुद्ध वर्तनी के समाप्त होते हैं। अब हम शुरू करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। चलिए शुरू करें भैया। 25 प्रश्न मुहावरे लोकोक्तियों के मोस्ट इंपोर्टेंट वाले आपके सामने आ रहे हैं। 26 कौड़ी को ना पूछना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ ऑप्शन नंबर बी होगा, खुद को निकम्मा समझना, या सामने वाले आपको निकम्मा अगर समझ रहे हैं, भैया आपको क्यों समझेंगे, आपको नहीं समझेंगे, ठीक है ना। मतलब कि ये एग्जाम्पल देते हैं, इसको अपने दिल पे ना लेना कि सर ने हमको निकम्मा कह दिया, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम निकम्मे हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है निकम्मा नहीं समझेंगे, लेकिन भाई सिलेक्शन ले लोगे तो ही नहीं समझेंगे। और अगर सिलेक्शन नहीं लिया ना तो फिर जानते हो रिश्तेदार लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, पीठ पीछे बहुत कुछ कहेंगे, है ना। सामने भी बहुत लोग कह देते हैं। तो भाई अगर इससे बचना है तो आपको इस वाली भर्ती में सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है। चलिए, और सिलेक्शन का रास्ता क्या है? शुक्ला सर के सुपर नोट्स कंप्लीट करके जाइए, आप अपने आप फ़र्क देख लेंगे अपने रिजल्ट में, ठीक है। चलिए भैया अगला देखते हैं। नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। यानी कि जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनके पास चले जाओ, पता चला बीमारी कुछ और है, इंजेक्शन किसी और का लगा देंगे। लगाना है इंजेक्शन जो है एपिडर्मिस में, लगा देंगे एकदम नीचे वाली परत में, तो उसका कुछ का कुछ हो जाता है, ठीक है ना। तो जो नीम हकीम होते हैं वो खतरा जान होते हैं, इसका सही अर्थ हो जाएगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अगला, थाली का बैगन होने का क्या अभिप्राय है? तो थाली का बैगन का अर्थ है ऑप्शन बी, सिद्धांतहीन व्यक्ति जिसका कोई सिद्धांत नहीं, किधर भी लुढ़क जाता है, ठीक है। या लुढ़कने वाला लोटा भी इसको कहते हैं। ये तो सिद्धांतहीन व्यक्ति जो है उसको हम थाली का बैगन कहते हैं। अगला, 8 आंसू रोना, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, बहुत अधिक विलाप करना, 8 आंसू रोना कहलाता है। आगे बढ़िए। अगला है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। अगला, द्रौपदी का चीर, इसका क्या अर्थ होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कभी समाप्त ना होना। एक कथा आपको पता ही होगी, है ना,
कृष्ण जी आ गए थे और द्रौपदी की जो साड़ी थी वो लंबी होती चली गई थी और दुशासन खींचता रह गया था। लास्ट में उसने कह दिया भैया हमसे ना हो पाएगा, है ना। तो ये कभी समाप्त ना होना, इसके लिए हम द्रौपदी का चीर जो है कहते हैं। अगला, अरण्य रोदन का क्या अर्थ होता है? तो अरण्य रोदन का अर्थ है ऑप्शन बी, व्यर्थ का निवेदन। ठीक है, किसी के सामने फालतू में निवेदन कर रहे हो, उसके ऊपर कोई उसके कान पर जू नहीं रेंग रही है, तो इसको हम कहते हैं अरण्य रोदन। अरण्य का अर्थ जानते हैं क्या होता है? अरण्य का अर्थ होता है जंगल। अगर आप जंगल में रो रहे हैं तो भाई जंगल में ही आवाज़ दब करके रह जाए, किसी को पता थोड़ी चलेगा, है ना। घने जंगल में रो रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही है, अरण्य रोदन का अर्थ है व्यर्थ का निवेदन, किसी के सामने आप व्यर्थ का निवेदन कर रहे हैं। अगला, देखो इसमें हमने ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी है क्योंकि अभी इसकी पीडीएफ तैयार करी है ना। हमने ये सोचा था कि आज 2 वीडियो कंप्लीट करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि नज़दीक आ गया आपका एग्जाम, तो जितना ज़्यादा आपको हम क्वेश्चन दे सके उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अंगारे सिर पर धरना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन ए, विपत्ति मोल लेना, इसका अर्थ होता है अंगारे सिर पर धरना। अगला, कान का कच्चा होना, इसका क्या अर्थ होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनो ही बात पर विश्वास कर लेना कहते हैं कान का कच्चा होना। कि तुमने खुद को नहीं देखा, खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन किसी ने आपसे कह दिया भैया ऐसा है, अरे भैया ऐसा ही है, लो, तो इसको कहते हैं सुनी हुई बात पर विश्वास करना, अर्थात कान का कच्चा होना। आगे बढ़िए, कलम तोड़ना का क्या अर्थ है? कलम तोड़ना का अर्थ है अत्यंत सुंदर लिखना। भैया उसने इतना खूबसूरत लिखा है, इतना बेहतरीन लिखा है, उसने कलम तोड़ दिया है। ठीक है, तो कलम तोड़ दिया ऐसा नहीं कि लिखते लिखते कलम ही तोड़ दी, नहीं भैया, इसका अर्थ है कि अत्यंत सुंदर लिखना। देखो ऑप्शन दिया, पेन तोड़ डालना, मृत्यु दंड देना। वो जज लोग जो है लिखते लिखते जो है पेन तोड़ देते, इसका अर्थ होता है मृत्यु दंड देना। यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना, बेकार का लिखना, यह भी कोई अर्थ नहीं है। सही अर्थ होगा अत्यंत सुंदर लिखना। अगला है, गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है थोड़ी बात में बहुत कुछ कहना, गागर में सागर भरने का अर्थ हो जाएगा। अगला, घाट घाट का पानी पीना, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा अनुभवी होना। कहते नहीं भैया अरे हमको मत बनाओ, हमने घाट घाट का पानी पिया है ना। तो इसका अर्थ क्या है? बहुत अनुभवी होना। तो पान सिंह तोमर में कहते नहीं है, जा बंदूकन को डर हमें ना दिखाओ, हमने इससे बड़ी बड़ी देखी है, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। पान सिंह तोमर मूवी देखी है ना, किस किसने देखी बताओ? बहुत बढ़िया लगता है उनका डायलॉग, है ना, जा बंदूकन को डर हमें ना दिखाओ, हमने बहुत लोगों की देखी है, बहुत बहुत बंदूकें देखी हैं, जाते बड़ी बड़ी देखी हैं, ऐसे बोलता है, ठीक है। चलो भैया, बहुत अनुभवी हो गया। अगला, तो उनका कहने का मतलब यही था कि हमने बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें देखी हैं, हम बहुत अनुभवी हैं, जो छोटी मोटी बंदूकें हमको मत दिखाओ, ठीक है ना। चलो, इसका अर्थ होता है घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना। तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाने का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए, छोटी बात को बहुत बढ़ाना, तिल का ताड़ बनाना हो जाता है। ना सावन सूखे ना बादल हरे, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ होगा हमेशा एक जैसी स्थिति में रहना, ठीक है। सावन आ गया तो भी सूखे नहीं है, भादो आ गया तो भी हरे नहीं हुए हैं, तो न सावन सूखे न भादो हरे, इसका अर्थ है हमेशा एक जैसी स्थिति में रहना। अगला, बहती गंगा में हाथ धोना, सब लोग चाहते हैं भैया कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, वैकेंसी निकली हुई है, 500 वैकेंसी आई हैं, इसी बहती गंगा में हम भी MPSI बन जाएं, ठीक है। और मेहनत करना कोई नहीं चाहता, तो मेहनत करेंगे तभी बहती गंगा में हाथ धो पाएंगे, ठीक है, नहीं तो गंगा माता ऐसे चले जाएंगी, यहीं खड़े रह जाओगे, ठीक है। चलो, तो बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ है ऑप्शन बी, अवसर का लाभ उठाना। लकीर का फ़कीर होना, 7500 वैकेंसी और घोषित कर दी, आपको पता है ना, MP पुलिस कांस्टेबल की 7500 वैकेंसी और आने वाली है, अक्टूबर में एग्जाम है। 1407 वैकेंसी आपका एग्जाम होने वाला क्षेत्र रक्षक जेल पहरी का, ठीक है। तो वैकेंसी आपको मिलती रहेंगी, बस मेहनत आप करते रहिए। अगला देखिए, लकीर का फ़कीर होना, लकीर का फ़कीर होने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा पुरानी प्रथाओं पर चलते रहना, जो बात पुरानी हो चुकी है उसी का आधार बना करके चलते रहना, उसको कहते हैं लकीर का फ़कीर होना। सिर उठाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ है विद्रोह करना, ठीक है, उसने उसके खिलाफ सिर उठा लिया, यानी कि विद्रोह कर लिया। अगला, हाथ पाँव फूलना, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ है घबरा जाना, शेर को देख करके आदमी के हाथ पाँव फूल गए, अरे हाथ पाँव में मुस्कुराएगा नहीं, हाथ पाँव जब फूलेंगे ना तो इस तरह की हालत हो जाएगी, भैया अब तो गए, ठीक है। तो हाथ पाँव फूलना यानी घबरा जाना। हवा से बातें करना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत तेज दौड़ना, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो हवा से बातें करता था, है ना, तो ये हो जाएगा बहुत तेज दौड़ना। अंधों में काना राजा, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन बी, मूर्खों में कम पढ़ा लिखा भी विद्वान कहलाता, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर। अगला है, आसमान पर थूकना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो महान व्यक्ति का अपमान करना आसमान पर थूकने के बराबर होता है, यानी कि वापस वो अपना ही अपमान हो जाता है, यानी अपने ही ऊपर आकर के गिर जाता है। 47, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, बहुत ज़्यादा चतुर होना ही क्या कहलाता है? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। अरे भैया हमने उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लिए हैं, हमको मत पागल बनाओ, ठीक है, तो बहुत चतुर होना, ऑप्शन ए। कोल्हू का बैल होना, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है बहुत परिश्रमी होना। यही कोल्हू का बैल होता है ना, वो ऐसे घूमता रहता, ठीक है, तो बहुत अधिक परिश्रम करता है। आगे,
घी के दिए जलाना, इसका क्या अर्थ होगा भैया? हम तो यही चाहेंगे इस बार सबके घर में घी के दिए जलें, यानी कि खुशियाँ मनाना। सबके जो भी जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आए, चाहे इस भर्ती का आए, चाहे पुलिस कांस्टेबल भर्ती का आए, चाहे जेल रक्षक का आए, भैया एक जो है भर्ती ले लो, एक आप जो है वर्दी ले लो, आपके लिए दा बेस्ट रहेगा। क्योंकि आगे जो समय आने वाला है ना, बहुत कठिन समय आने वाला भैया, ठीक है। चलिए, इसका अर्थ हो जाएगा खुशियाँ मनाना। स्टार मार्क कर लेना भैया, ये 2 स्टार आपके कंधे पर पहुंच जाएँ, ये हमसे हम यही गुजारिश करेंगे। चलो लाइक कर दो इसी बात पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करो फटाफट, और प्यारा सा कमेंट कर दो तो और ही अच्छी बात हो जाएगी। और पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लो, है ना, क्योंकि आगे की सारी क्लास आपको मिलेंगी और हर दिन का एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे, हर शिफ्ट का, ठीक है। बस आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। क्या सहयोग रहेगा? ये जो व्हाट्सअप नंबर है ना, इसको सेव कर लो, 7052547003। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलना है एग्जाम दे करके, इस नंबर पर जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे 1 घंटे के अंदर अपने नाम के साथ में सेंड कर देना। अब ये मत सोचना हम नहीं करेंगे, ऐसा आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, है ना, कोई और करेगा, तो इससे अच्छा क्यों ना हम ही कर ले भाई। भला करोगे तो भला होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकना घड़ा होना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है निर्लज्ज होना। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉपिक नंबर 3, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 51 से 75 तक। चलो, तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, अशूरी पश्चा, ठीक है। जो सूर्य भी ना देख सके उसे कहते हैं अशूरी पश्चा। जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से कठिन लेवल के होंगे, तो परेशान नहीं होना भाई, ये लेवल भी आपके एग्जाम में आ सकता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह करने का वचन दिया गया हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो जिससे विवाह का वचन दिया उसको कहते हैं वाग्दत्ता। बहुत लोगों ने दिया होगा विवाह का वचन कि बस एमपीएसआई की भर्ती हो जाए और सितारे लग जाएं, फिर जो है वाग्दत्ता कर लेंगे, यानी कि वादा करते हैं तुम्हारे साथ में हम शादी कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाग्दत्ता। आगे बढ़िए, अगला है मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसको हम चषक कहते हैं। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, और थोड़े से कठिन भी हैं। इसको क्या कहते हैं? चषक कहते हैं। अगला, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। और इसकी वर्तनी भी बहुत पूछी जाती है, तो ध्यान रखना, ठा रहता है बीच में, ठा रहता है, और ठा में ये षटकोण वाला सा लग रहता है, यही गलती करते हैं लोग, ठीक है। इसको कभी युधिष्ठिर कर देंगे, लेकिन सही क्या होता है? सही इस तरह से लिखा जाता है, छोटी की मात्रा रहती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बढ़िए, चलो वो लोग तो लाइक कर ही दो जिन लोगों ने वादा किया है किसी के साथ में, है ना, वो लोग तो लाइक करेंगे ही करेंगे भैया, इसी बात पर कर दो फटाक से। अगला, जिसे किसी वस्तु का स्पृहा यानी कि इच्छा ना हो, जिससे किसी भी वस्तु की इच्छा ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे निस्पृहा। और ध्यान रखना इसमें क्या रहता है? विसर्ग रहता है, ये भी इसकी वर्तनी भी ध्यान रखना, निस्पृहा, जैसे किसी वस्तु की चाह ना हो, इच्छा ना हो। अगला, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावाग्नि, ठीक है। और भूख से लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जो पेट में आग लगती है उसको कहते हैं जठराग्नि। आगे बढ़ते हैं, और जो काम की आग होती है उसको क्या कहते हैं? कामाग्नि, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला है समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? तो समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? बड़वाग्नि कहेंगे, जो समुद्र में आग लगती है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुमुक्षु। और ध्यान रखना, तीनों छोटे ऊ की मात्रा रहती है। वर्तनी भी इसका देख लीजिए, वर्तनी भी पूछते हैं ना, तो तीनों मात्राएं छोटे ऊ की होती हैं। आगे 59, पर्वत के नीचे की तलहटी वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उपत्यका। क्या कहते हैं? उपत्यका। पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अधिकता। दोनों को ध्यान रखना, ये उपत्यका होती है और ये अधिकता होती है। हो सकता है इसका विलोम पूछ लें कि भाई उपत्यका का विलोम क्या होता है, आप परेशान हो रहे हो। तो उपत्यका का अर्थ होता है तलहटी वाली भूमि और अधिकता का अर्थ होता है ऊपर वाली भूमि। अगला, जो किए गए उपकारों को ना मानता हो, ये बहुत पूछते हैं भैया, है ना, इंपॉर्टेंट है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कृतघ्न। घा रहता है आधा। महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। गर्भगृह कहाँ पर होता है? ये मंदिर के भीतरी भाग को कहते हैं, ठीक है। और महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। अगला, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। ये राजा भी था एक, आपको याद होगा। आधी रात का समय क्या कहलाता है? उसको कहते हैं निशीथ। आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। जो नभ यानी आकाश में चलता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खेचर, नभचर, खग। ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, जिसे मापा ना जा सके इसको कहते हैं अपरिमेय, ठीक है, जिसको मापा ना जा सके। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है बताओ? तो तिलक लगाने में जो अन्न होता है उसको कहते हैं अक्षत, ठीक है। चावल का प्रयोग होता है तिलक लगाने में, तो इसको कहते हैं अक्षत। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं अंत्यज, ठीक है। निम्न वर्ण में जिसका जन्म हुआ है अंत्यज कहेंगे। अगला, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युयुत्सु। और ध्यान रखना यहाँ पर भी आपको तीनों मात्राएं छोटी यू की मात्रा लगी हुई मिलेगी, ये इसकी वर्तनी भी ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़िए भैया, जिसे समझ ना आए कि क्या करें, यानी कि दुविधा की स्थिति हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे किंकर्त कर्तव्य विमूढ़, यानी ठीक है, किंग कर्तव्य विमूढ़।
ये भी आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा देख लीजिए। इसकी वर्तनी भी पूछते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई अब क्या करें दुविधा की स्थिति में। जो स्त्री कविता रचती है उसको क्या कहते हैं? कवयित्री कहते हैं। ध्यान रखना, इसकी बहुत बार वर्तनी पूछी जाती है, ऐसे कर देते हैं कवयित्री, ये बहुत बार मिलता है, लेकिन ध्यान रखना ये गलत होता है। सही क्या होता है? ये छोटी की मात्रा नहीं रहती है, कवयित्री बिल्कुल सही होगा। आगे 72 नंबर, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं सर्वज्ञ। अगला 73, वह कन्या जिसके साथ विवाह होने वाला हो उसको क्या कहेंगे? सौभाग्य कांक्षणी। ठीक है, वह कन्या जिसके साथ विवाह होने वाला हो उसको क्या कहेंगे? सौभाग्य कांक्षणी। और कब होगा? जब सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है, नहीं तो फिर सौभाग्य कांक्षणी वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। 74, जो पृथ्वी से संबद्ध हो, जो यानी पृथ्वी से जुड़ा हुआ, उसको क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। अगला, जिसका कोई घर ना हो उसको कहते हैं अनिकेत। ठीक है, तो ये आपका एक शब्द वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम शुरू करेंगे, अगले 25 प्रश्न होंगे पर्यायवाची शब्द। चलिए देख लेते हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भैया इस पर गौर करना, नहीं पूछा गया है कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो तनुजा जो है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, और बाकी के अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी ये यमुना के पर्यायवाची हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या होगा? तो मीमांसा का सही पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन डी, समालोचन। समालोचन मीमांसा का सही पर्यायवाची होता है। अगला, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो विसिक जो है वो बाण का पर्यायवाची है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला, शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो शशांक शब्द का पर्यायवाची है चंद्रमा। आगे बढ़िए। केतु का पर्यायवाची नहीं है, फिर से देख लीजिए क्या लिखा है, केतु का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी, ग्रह जो है वो केतु का पर्यायवाची नहीं होता है। और बाकी के झंडा, पताका, निशान ये केतु यानी कि झंडा के पर्यायवाची होते हैं। ध्वज भी इसमें जोड़ लीजिए, ध्वज भी इसका पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव कौन सा है? मार। ठीक है, तो मार या फिर अनंग ये सब कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़िए। 82, षटपद, षटपद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये है भ्रमर, भंवरे को षटपद कहते हैं। 83, सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है? तो विद्युत, विद्युत हो, बिजली हो, इसको हम सौदामिनी कहते हैं। अगला, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है मतलब इनमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो ये है अवनी। अवनी किसका पर्यायवाची है? अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। व्योम, नभ, अंबर ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़िए। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल को क्या कहते हैं? अरविंद भी कहते हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो सरिता जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, सरिता जो है वो नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बाकी भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो मयंक जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। अगला, इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये है मधवा। मधवा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची होता है। विनायक किसका? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, विनायक किसका पर्यायवाची है? कौन से भगवान का पर्यायवाची है विनायक? जल्दी से कमेंट में कमेंट करो भैया, CMNT शॉर्ट में लिख दिया है, जल्दी कमेंट करो क्या होगा। चलो, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो है वो आग का पर्यायवाची नहीं होगा। अनिल जो है वो किसका पर्यायवाची है? वो हवा का पर्यायवाची है। और अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है। पावक भी सही है, कृषाणु भी सही है ना, गलत कौन सा है? अनिल। आगे बढ़िए। पत्थर का पर्यायवाची है, तो पत्थर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये सारे, प्रस्तर, पाहन, उपल, ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। हाथी का पर्यायवाची शब्द है, ये ऐसे का ऐसा ही पूछा गया एग्जाम में, ऐसे का ऐसे ही आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, एकदम ताज़ा है, कहते नहीं एकदम ताज़ा जो है बना हुआ माल है। ठीक है, ये एकदम ताज़ा ताज़ा लेकर के आए हैं। अगला, हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो मतंग जो है वो हाथी का पर्यायवाची होता है। आगे, रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा इसमें से रात का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रभा जो है ये रात का पर्यायवाची नहीं है, प्रभा जो है दिन का पर्यायवाची होता है। विभावरी, छड़दा, त्रियामा ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं रात के। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। देखो हम गलती पड़ गए ना, यहाँ पर नहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची ये तीनों, रमा, इंदिरा, कमला ये तीनों जो हैं वो लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़िए। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? तो पद्मा जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि पद्मा किसका है? लक्ष्मी का पर्यायवाची है। बाकी के आपका भारती, बीड़ा पाणी, महाश्वेता ये तीनों जो हैं सरस्वती माता के पर्यायवाची हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? तो दिनकर, भानु, आदित्य, प्रभाकर ये सब क्या है? सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। आगे बढ़िए। बिजली का पर्यायवाची है, बताइए कौन सा बिजली का पर्यायवाची है? तो ये सारे बिजली के पर्यायवाची हैं। दामिनी, तड़ित, चंचला ये सब जो है बिजली के पर्यायवाची हैं। समुद्र का पर्यायवाची कौन कौन सा है? तो रत्नाकर, वारिद, जलद ये तीनों जो हैं वो समुद्र के पर्यायवाची हैं। आगे,
घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? कटक जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा हाय, बाज, घोटक, ये सब जो है, तुरंग, ये सब घोड़ा का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़िए, जो कटक है वो कंटक यानी कि उसके कांटे का पर्यायवाची होता है। अगला, अन्वेषण का पर्यायवाची क्या है बताइए? अन्वेषण का, तो अन्वेषण का पर्यायवाची जांच, गवेषणा, शोध, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए पर्यायवाची आपके 25 प्रश्न। अब आगे बढ़ लेते हैं और विलोम शब्द देख लेते हैं 25 जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं। तो पहला है व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा समष्टि। ठीक है, आगे बढ़िए। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष माने ऊपर जाना, अपकर्ष माने नीचे आना। आगे बढ़िए। आविर्भाव, आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आविर्भाव का होगा तिरोभाव, ध्यान रखना। अगला, स्थावर का विलोम क्या होता है? तो स्थावर का विलोम होता है जंगम। ये सीधे सीधे पूछ लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलते हैं भैया। निषिद्ध के लिए उपयुक्त विलोम क्या होगा? तो निषिद्ध का जो उपयुक्त विलोम होता है वो होता है वेद। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? तो अनुरक्ति का विलोम विरक्ति हो जाता है। आगे बढ़िए। अनुरक्ति माने लगाव होना, विरक्ति माने लगाव भंग हो जाना। अगला, पाश्चात्य, पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो पौरुषत्य, ये भी ध्यान रखना है। अगला, प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? तो प्रच्छन्न का विलोम होगा प्रतिपन्न। आगे बढ़िए। अश्लील शब्द का विलोम क्या है? तो अश्लील शब्द का विलोम है श्लील। ठीक है, और यहाँ से एक जो है वनवर्ड बनता है कि अश्लील जो चीज़ें होती हैं जिस उसमें काव्य में या फिर जिस किताब में छापी जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पीत पत्रिका। ये एक बार MPSI में पूछ लिया गया था, लोगों को कन्फ्यूज हो गया भैया पीत पत्रिका क्या होता है। ऑप्शन में दिया था सरसों के बारे में बताने वाले थे लोग, उनका भैया सरसों पीली और पीत पत्रिका यही होगा, तो ये लगा कर चले आए थे। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ पर भी अश्लील और फूहड़ बातों का वर्णन किया जाए जिस पत्रिका में, उसको हम कहते हैं पीत पत्रिका। आगे बढ़िए। अथ का विलोम क्या है? तो अथ का विलोम है इति। अभिज्ञ का विलोम क्या है? अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ। आगे बढ़िए। आलोक का विलोम क्या है? आलोक का विलोम है अंधकार। आलोक माने उजाला, अंधकार माने अंधेरा। मूक का विलोम क्या होगा? तो मूक का विलोम शब्द है वाचाल। मूक माने बोलना पाने वाला और वाचाल माने अधिक बोलने वाला। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का माने सामने आ जाना, परोक्ष का मतलब चले जाना। तो प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष यानी दूर का। अगला, आमिष का विलोम शब्द क्या है? तो आमिष का विलोम हो जाएगा निरामिष। सामिष मत कर देना, आमिष का विलोम हो जाएगा निरामिष। आगे बढ़िए। सृष्टि का विलोम क्या है? तो सृष्टि का विलोम है प्रलय। कहते नहीं भैया सृष्टि की रचना की है और शिव जी ने प्रलय मचा दी है। ठीक है, तो ये सृष्टि का विलोम प्रलय होगा। जंगम का विलोम क्या है? तो जंगम का विलोम स्थावर होता है। आगे बढ़िए। हास का विलोम क्या हो जाएगा? तो हास का विलोम होता है, हास माने कम होना, विकास माने विकास होना। ठीक है, विकास के बारे में तो जानती क्या बताना आपको। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। शुष्क का विलोम क्या होगा? तो शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। ध्यान रखना, कभी ठंडा और गीला या फिर उष्ण मत लगा देना। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। अगला, सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? तो सूक्ष्म का विलोम स्थूल हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, रो मीटर बंद कर देते हैं। तो सूक्ष्म का विलोम जो है वो स्थूल हो जाएगा। अगला, मुख्य का विलोम क्या होगा? तो मुख्य मतलब कि बहुत ज़्यादा जो मेन है, मेन बात कहते हैं भैया ये मुख्य बात है। और गौण बात क्या होती है जिसके बारे में, अरे ठीक है गौण बात है, छोटी बात है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सत्कार का विलोम क्या होगा? तो सत्कार का विलोम होगा तिरस्कार। प्राचीन का विलोम शब्द कौन सा है? तो प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। आगे बढ़िए। अवनति का विलोम क्या होता है? अवनति का विलोम होता है उन्नति। बंधन का विलोम शब्द क्या होगा? बंधन का विलोम शब्द होता है मुक्ति। और आप लोग शेयर किया करो ना भैया, है ना भाई। कोई आपसे इस वीडियो के, क्या हम इस वीडियो के कोई फीस ले रहे हैं? क्या नहीं ले रहे हैं, फ्री में आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग शेयर क्यों नहीं करते? इसको शेयर करो ना, और भी दोस्तों को बताओ कि देखो फ्री में तैयारी आपकी करवाई जा रही है सक्सेस जंक्शन चैनल पे, कहाँ परेशान हो रहे हो, है ना। आगे भी जो एग्जाम आएगा गुरु आपका वर्ग 3 आने वाला, वर्ग 3 की भी तैयारी करवाएंगे, वर्ग 2 की भी करवाएंगे, क्या दिक्कत है। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य। 25 प्रश्न इसके भी हम देख लेते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब सीधे अपने आंसर की ओर चलेंगे, है ना, क्योंकि अब पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्या है? वह अपनी कमाई का अधिकांश जो है वो गंवा बैठा, यही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये गलत हो जाएगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, गलत हो जाएगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, गलत हो जाएगा। गंवा बैठा भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? वह अपनी कमाई का अधिकांश गंवा बैठा। ठीक है, भाग नहीं लगाना चाहिए। अगर अधिकांश लगा रहे हो तो भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इंग्लिश में होता है ब्लंडर मिस्टेक। अब ब्लंडर तो ऑलरेडी यही बता रहा है कि भैया बड़ी गलती, अब उससे मिस्टेक और तुमने लगा दी तो मिस्टेक में तो गलती और ऐड हो गई। तो ब्लंडर का अर्थ होता है बड़ी गलती, मिस्टेक लगा दी ब्लंडर मिस्टेक, बहुत लोग कहते हैं। तो बड़ी गलती, गलती 2 बार गलती हो गई। ठीक है, 2 बार गलती नहीं करना है ना। अगला, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह आंखों देखी घटना है, यही सही होगा। बाकी के ये गलत हो जाएंगे। आंखों से देखी, से लग गया, गलत हो जाएगा। आंखों द्वारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। केवल फेल होगा यह आंखों देखी घटना है। अगला, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा अशुद्ध है? तो बी अशुद्ध है। देश में वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, ये गलत है। बाकी के बिल्कुल तीनों सही हैं।
आगे बढ़िए। उसे मृत्युदंड की सजा मिली है, वाक्य में कैसी अशुद्धि है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंड और सजा दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। या तो कह दो उसे मृत्युदंड मिला है, ठीक है, या कह दो उसे सजा मिली है, मृत्युदंड मत करो, ठीक है। तो मृत्युदंड और सजा ये दोनों एक साथ में नहीं आते हैं। ऑप्शन अगला देखते हैं, सी सही है इसका, है ना। चलिए आगे बढ़िए भैया। मेरे को बाजार जाना है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो इसका शुद्ध रूप होगा मुझे बाजार जाना है, को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला है 131, शुद्ध वाक्य पहचानिए कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन बी बिल्कुल शुद्ध लिखा है, दही खट्टा है। क्योंकि कल भी आपको बताया था दही जो है वो पुल्लिंग होता है ना। दही जो है पुल्लिंग होता है, गलती से इसको कभी दही खट्टी है ना, ये तो अपन बोल देते हैं दही खट्टी है ना। जबकि होता क्या है, दही खट्टा है, दही पुल्लिंग होता है। आगे बढ़िए। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा बताओ? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वह दंड के योग्य है, ये शुद्ध होगा। बाकी वह दंड देने के योग्य नहीं होगा, इसमें वही डबल हो गया, दंड देने लेने योग्य भी नहीं होगा, वह दंड पाने योग्य भी नहीं होगा, ये सब नहीं लगाते हैं। अगर दंड दे रहे हैं तो बस दंड के योग्य, यही सही होगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा इनमें से? तो ऑप्शन बी अशुद्ध है, राम ने रोटी खाया, ये गलत होगा, राम ने रोटी खाई, ठीक है। क्योंकि जो रोटी है वो क्या है, वो स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पर खाई होगा, तो राम ने रोटी खाई, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा शुद्ध है, तो बी और सी दोनों शुद्ध हैं, यानी कि उत्तर देने की कृपा करें, ये भी शुद्ध लिखा है, कृपया उत्तर दें, ये भी शुद्ध लिखा है। लेकिन कृपया उत्तर देने की कृपा करें ये डबल हो गया, आपने यहाँ पर भी रिक्वेस्ट की और यहाँ पर भी रिक्वेस्ट कर दी, तो डबल रिक्वेस्ट यानी गलत हो गया। बाकी के ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये तो बहुत बार पूछा गया ना, क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए भैया। 136, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन बी शुद्ध है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध गलत हो जाएगा, शुद्ध गाय का दूध यहाँ मिलता है गलत हो जाएगा, यहाँ मिलता है गाय का शुद्ध दूध, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 137, अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। तो साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यही अशुद्ध है, बाकी सभी सही है। अभिन्न अंग संबंध है, बिल्कुल सही है। जीवन का गहरा संबंध है, बिल्कुल सही है। साहित्य और जीवन संबंधित है, ये भी सही है। घनिष्ठ संबंध भी सही होता है। लेकिन घोर जो है, ये घोर क्या है, ये निगेटिविटी को दर्शाता है, ठीक है, निगेटिविटी को, नकारात्मकता को दर्शाता है, इसलिए ये गलत। अगला, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कौन सा शुद्ध है, ये भी कई बार पूछा गया है। फूलों वाली, जो फूलों की माला वाला प्रश्न है, तो इसका सही होगा, फूलों की एक माला लाओ, ठीक है। एक फूलों की माला गलत हो जाएगा, माला लाओ एक फूलों की गलत, फूलों की माला एक लाओ गलत। सही क्या होगा? ऑप्शन बी, फूलों की एक माला लाओ। 139, शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल शुद्ध है, आज सभा में अनेक लोग थे, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी आज सभा में अनेक लोग गलत हो जाएगा, अनेक लोग उपस्थित गलत हो जाएगा, आज सभा में थे गलत, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वे लोग जा रहे हैं, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। वह लोग जा रहे हैं गलत हो जाएगा, वे लोग जा रहा है गलत, वह सब जा रहे हैं गलत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 141, राम और सीता वन को गई, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? इसका सही क्या होगा? तो राम और सीता वन गए, ये बिल्कुल सही होगा, बाकी के सब गलत हो जाएंगे। शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वह एक विदुषी महिला थी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। विद्वान नहीं होता, महिला के साथ में विद्वान नहीं लगाते हैं, विद्वान लगाते हैं पुल्लिंग के साथ में, लेखक के साथ में। वह महिला विदुषी थी, ये भी गलत लिखा हुआ है। वह एक विद्वान थी, ये भी गलत है। ऑप्शन ए सही है, वह एक विदुषी महिला थी। अगला देखिए, अशुद्ध वाक्य पहचानिए कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी गलत लिखा है कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये गलत है। क्योंकि हमने आपको कई बार बताया दर्शन हमेशा बहुवचन होता है, कल ही बताया था आपको कि दर्शन ये बहुवचन होता है। आपके दर्शन प्राप्त हुए, क्या बात है, ठीक है। आंसू बह गए, क्या बात है, तो आंसू जो है वो भी बहुवचन होता है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बाकी मैं आपके दर्शन करने आया हूँ सही है, आपके दर्शन हो गए सही है, मैं आपके दर्शन हेतु आया हूँ, ये भी सही है। आपके लगता है दर्शन के साथ में। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताइए कौन सा शुद्ध है। तो यह बात प्रमाणिक सहित सिद्ध है, यह बात प्रमाण सहित सिद्ध है, ये बिल्कुल शुद्ध होगा, बाकी के सारे अशुद्ध हैं, ठीक है। अगला देखिए, 145, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल शुद्ध है, व्यर्थ बातें ना करो, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी फिजूल बातें ना करो गलत, फिजूल की बातें ना करो, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। 46 क्या कह रहा है? शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो वह विलाप करने लगा, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। वह विलाप करके रोने लगा, ये डबल हो गया, विलाप और रोना डबल हो गया है ना, गलत हो जाएगा। रोने विलाप करने लगा, ये भी दोनों दो डबल आ गया, गलत हो जाएगा। वह रो रो कर विलाप करने लगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
अगला 47 अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें अशुद्ध कौन सा है? बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र नहीं होता भैया, बंदूक शस्त्र होता है। ऐसे सभी चीज़ें जिसको हम धारण करके चलाते हैं। भाई बंदूक को हाथ में लिए ना, हाथ में लेकर अगर चला रहे हो तो वो क्या कहलाता है? तो ये आपका जो हाथ में लिए हैं उसको कहते हैं शस्त्र, यानी कि धारण किए हैं। जो फेंक कर चला रहे हैं जैसे कि तीर हो गया, बाण हो गया, ये अस्त्र कहलाता है। ठीक है, तो दोनों में ध्यान रखना। ब्रह्मास्त्र कहते हैं, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र। अस्त्र माने फेंक कर चलाया जाने वाला, शस्त्र माने धारण करके चलाया जाने वाला। चलिए अगला चलो बताओ लाठी क्या है? लाठी क्या है बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये जो लाठी होती है ये लाठी क्या है। ठीक है, जिसको मतलब कहते हैं नहीं, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे, इसको ये क्या होती है? लाठी शस्त्र है या अस्त्र है? ये तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए भैया। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये बिल्कुल शुद्ध है। ये अनेकों गलत हो जाएगा, ये तो इसका वही सिस्टम ही गलत दिया हुआ है। अनेकों नाम श्री कृष्ण गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 49 है शुद्ध वाक्य पहचानिए कौन सा है? तो हमारी सौभाग्य कांक्षणी कन्या का विवाह होने जा रहा है। अभी आपको बताया था ना, जिसका विवाह होने जा रहा है उसको क्या कहते हैं? सौभाग्य कांक्षणी। आपने कार्ड पर भी लिखा हुआ देखा होगा, सौभाग्य लिखा रहता है, सौभाग्यवती या फिर सौभाग्य कांक्षणी। तो इसका अर्थ यही होता है, सौभा लिखा रहता है और यहाँ पर ऐसे बिंदी लगी रहती है ना शॉर्ट फॉर्म में। तो ऑप्शन सी होगा, हमारी सौभाग्य कांक्षणी कन्या का विवाह होने जा रहा है। 150 देखिए, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन बी सही होगा, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी की ये सारे के सारे गलत लिखे हैं मेरे भाई। तो 150 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब एक काम आपको करना है, लाइक कर दो भैया, अभी तक नहीं किया हो। कंजूस लोग जो होते हैं नहीं करते हैं, लास्ट में करेंगे फिर भूल जाते हैं, है ना। शेयर कर दो भैया अपने दोस्तों के पास में, जल्दी से व्हाट्सएप पर शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लो। व्हाट्सएप नंबर यही है। जो लोग क्यूआर से पेमेंट ना कर पाएँ, इस व्हाट्सएप पर मैसेज करें, सर हमें फ़ोन पे नंबर दीजिए, पेमेंट करके नोट्स लेना है, तो आपको तुरंत नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, फ़ोन पे नंबर आपको दिया जाएगा, पेमेंट करके नोट्स प्राप्त कर लेना स्क्रीनशॉट भेज के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, कल सुबह। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।